गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो बिजनेस फॉरकास्टिंग, आज हम इसी दुनिया में एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं। हमारी आज की सारी बातचीत द आर्किटेक्चर ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग टेक्निक्स एंड टूल्स नाम के एक सोर्स पर बेस्ड है। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर कंपनियां भविष्य का अंदाजा कैसे लगाती हैं। मतलब क्या ये सिर्फ गट फीलिंग और एक्सपीरियंस का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस भी है। कभी सोचा है कि कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए एप्पल, ये कैसे डिसाइड करती है कि उसे कितने आईफोन्स बनाने हैं। अगर ज्यादा बना दिए तो इन्वेंट्री में पड़े रहेंगे, है ना? और अगर कम बना दिए तो सेल्स का नुकसान। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर बिजनेस फॉरकास्टिंग का असली काम शुरू होता है। और मोटे तौर पर इसे करने के दो रास्ते हैं। एक है क्वालिटेटिव, जो इंसानी जजमेंट और एक्सपीरियंस पर चलता है, और दूसरा है क्वांटिटेटिव, जो पूरी तरह से हार्ड डेटा और नंबर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की, मतलब फॉरकास्टिंग की आर्ट की। ये तरीके तब बहुत काम आते हैं जब आपके पास पुराना डेटा ना हो। सोचिए, आप बाजार में कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तब आप नंबर्स पर नहीं, लोगों पर भरोसा करते हैं। इसका सबसे कॉमन तरीका है ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर असल में यह बस एक बोर्ड रूम मीटिंग है। कंपनी के सारे बड़े हेड्स, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एक साथ बैठते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक अंदाजा लगाते हैं। बहुत सिंपल और फास्ट तरीका है। फास्ट तो है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इसे अक्सर हिप्पो इफेक्ट कहते हैं, मतलब हाईएस्ट पेड पर्सन्स ओपिनियन। अच्छा। होता यह है कि अगर मीटिंग में सीईओ बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और कहते हैं मुझे लगता है अगले साल हम 30% ग्रो करेंगे, तो बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है कि वो उन्हें चैलेंज करें। भले ही फाइनेंस हेड को पता हो कि नंबर्स ये कहानी नहीं कह रहे हैं, वो शायद चुप ही रहेंगी। तो आपको फोरकास्ट नहीं मिलता, बल्कि सबसे पावरफुल इंसान का ओपिनियन मिलता है। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर आप इन एक्सपर्ट्स की विजडम का फायदा कैसे उठाते हैं, बिना उनके ईगो या ग्रुप थिंक के चक्कर में फंसे? इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। बिल्कुल है, और वो सोल्यूशन बहुत ही क्लेवर है। उसे कहते हैं डेल्फाई मेथड। डेल्फाई मेथड? हाँ, यहाँ पर सारे एक्सपर्ट से उनकी राय ली जाती है, लेकिन अनोनिमसली। मतलब किसी को नहीं पता होता कि किसने क्या कहा है। फिर एक कोऑर्डिनेटर उन सभी ओपिनियंस को इकट्ठा करके एक समरी बनाकर वापस सबके पास भेजता है। अब सोचिए, आप एक एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि सेल्स 10% बढ़ेगी, लेकिन समरी में आप देखती हैं कि 10 में से 8 दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेल्स गिरेगी। तब तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो उन्हें पता है और मुझे नहीं। एग्जैक्टली। डेल्फी का असली जादू सिर्फ अनोनिमिटी नहीं है, ये हर एक्सपर्ट को अपने साथियों की कलेक्टिव विजडम का सामना करने पर मजबूर करता है। ये आपको सेल्फ करेक्ट करने पर मजबूर करता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ज्यादातर लोग एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ जाते। वाओ, ये तरीका हाइपो इफेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देता है।
ये तो सच में स्मार्ट है। बोर्डरूम की बहस से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन के अलावा क्या और भी तरीके हैं लोगों से जानकारी निकालने के? मतलब जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उनका क्या? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड आता है। आपकी सेल्स टीम वो लोग हैं जो हर रोज कस्टमर से बात कर रहे हैं, मार्केट का मूड जानते हैं और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये भी उन्हें सबसे पहले पता चलता है। तो कई कंपनियां अपनी सेल्स टीम से डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज फॉरकास्ट लेती हैं और फिर उसे जोड़कर एक नेशनल फॉरकास्ट बनाती हैं। लेकिन क्या सेल्स वाले लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं? मतलब हो सकता है कि वो अपना टारगेट आसान रखने के लिए सेल्स का अनुमान कम बताएं। ये एक वैलिड कंसर्न है और ऐसा होता भी है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। मैंने एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में पढ़ा था। उनकी सेल्स टीम एक रीजन में बार बार रिपोर्ट कर रही थी कि एक नया सस्ता कॉम्पिटिटर मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा है, लेकिन हेडक्वार्टर्स में बैठे एग्जीक्यूटिव्स जो सिर्फ ओवरऑल सेल्स नंबर्स देख रहे थे, उन्होंने इस फीडबैक को इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि ये बस कुछ लोकल नॉइज है। 6 महीने बाद उनका मार्केट शेयर उस रीजन में क्रैश हो गया। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इग्नोरिंग द पीपल ऑन द ग्राउंड। मतलब इन क्वालिटेटिव मेथड्स में एक और तरीका सीधे कस्टमर से ही पूछ लेना है। हाँ बिल्कुल, उसे मार्केट सर्वे मेथड कहते हैं। आप सर्वेज या क्वेश्चनेयर्स के जरिए सीधे अपने टारगेट ऑडियंस से पूछते हैं कि वो भविष्य में क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं। ये नए प्रोडक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि कस्टमर ही आपको बताता है कि वो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो ये तो हो गया फोरकास्टिंग का ह्यूमन साइड, जो एक्सपीरियंस और इंट्यूशन पे बेस्ड है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है ना? What happens when you have a mountain of historical data? जब आपके पास पिछले 5-10 सालों का सेल्स डेटा पड़ा हो, तब आप सिर्फ गट फीलिंग पर रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, तब आप क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी फोरकास्टिंग के साइंस का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ हम इंसानी राय को हटाकर डेटा में छिपे पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे कॉमन अप्रोच है टाइम सीरीज एनालिसिस। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने पुराने डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं और उसमें ट्रेंड्स, सीजनैलिटी या साइकिल्स ढूंढते हैं। जैसे क्या आपकी सेल्स हर साल लगातार ऊपर जा रही है, ये ट्रेंड हो गया, या क्या आपकी आइसक्रीम की सेल्स हर गर्मी में बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है, ये सीजनैलिटी है। टाइम सीरीज एनालिसिस पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक ह्यूज ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, ये इस अजम्पशन पर काम करता है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। ये स्टेबल एनवायरनमेंट्स में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब कोई बड़ा डिसरप्शन आता है तो ये पूरी तरह फेल हो जाता है। जैसे सोचिए, 2019 में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कंपनी अपना 2020 का फोरकास्ट बना रही थी। पास्ट डेटा के हिसाब से वो शायद 10-15% ग्रोथ प्रेडिक्ट करते। कोई भी मॉडल ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि एक ग्लोबल पैंडेमिक आने वाली है जो उनकी डिमांड को 1000% बढ़ा देगी। ये तो बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स के ऐड में कहते हैं। तो इस पास्ट डेटा में जो रोज के उतार चढ़ाव होते हैं, जो नॉइज होता है, उसे हैंडल कैसे करते हैं? उसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है, मूविंग एवरेज मेथड। इसे एक कार के सस्पेंशन की तरह समझिए। सस्पेंशन सड़क के छोटे मोटे गड्ढों को खत्म नहीं करता, लेकिन वो राइड को स्मूथ कर देता है ताकि आपको पता चले कि आप ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, मूविंग एवरेज भी यही करता है। वो पिछले कुछ टाइम पीरियड्स जैसे 3 महीने के डेटा का एवरेज निकालकर अगले पीरियड का फोरकास्ट देता है। इससे किसी एक महीने में हुई अचानक स्पाइक या डिप का असर कम हो जाता है और आपको अंडरलाइंग ट्रेंड ज्यादा क्लियरली दिखता है। और क्या इसमें कोई और एडवांस्ड तरीके भी हैं? जैसे मैंने सुना है कि सिंपल मूविंग एवरेज से बेहतर भी कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, सिंपल मूविंग एवरेज पिछले 3 महीनों के डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स वेटेड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे रीसेंट डेटा को सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, क्योंकि वो क्या है ना, अक्सर जो पिछले महीने हुआ वो आने वाले महीने का बेहतर प्रिडिक्टर होता है, स्पेशली इन अ फास्ट चेंजिंग मार्केट। ओके, यहां से ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक और टेक्निक जिसका नाम मैंने बहुत सुना है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ये क्या करता है? रिग्रेशन एनालिसिस फोरकास्टिंग का एक तरह से सुपर टूल है। ये सिर्फ सेल्स के पास्ट डेटा को नहीं देखता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि किन चीजों की वजह से सेल्स ऊपर या नीचे जाती है। ये 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप ढूंढता है। मतलब
जैसे कि एडवर्टाइजिंग पर खर्च बढ़ाने से सेल्स बढ़ती हैं या प्राइस कम करने से डिमांड कितनी बढ़ती है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ यस या नो में जवाब नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। अच्छा। और यहीं पर इसका असली जादू है। रिग्रेशन एनालिसिस मार्केटिंग को एक कॉस्ट सेंटर से एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू इंजन में बदल देता है। इससे सीएफओ के साथ कॉन्वर्सेशन पूरी तरह बदल जाती है। आप ये नहीं कहते कि मुझे मार्केटिंग के लिए और बजट चाहिए। आप कहते हैं अगर आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे तो डेटा के हिसाब से मैं प्रिडिक्टेबली 50 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट कर सकती हूँ। It turns a creative art into a financial science. कॉम्प्लेक्स मैथ कोई कागज पर तो नहीं करता होगा, यहीं पे सॉफ्टवेयर टूल्स का रोल आता होगा। Absolutely. ये सब करने के लिए आपको पावरफुल टूल्स चाहिए। सिंपल मूविंग एवरेज तो आप MS एक्सेल में आसानी से कर सकती हैं, लेकिन जब आप रिग्रेशन एनालिसिस या दूसरे कॉम्प्लेक्स इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की बात करती हैं, तो आपको SPSS, R या पाइथन जैसे स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आप इन्हें डेटा फीड करती हैं और ये सॉफ्टवेयर वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं जो इन रिलेशनशिप्स को ढूंढ कर निकालते हैं। तो हमने आर्ट की बात की, साइंस की बात की, टूल्स की भी बात की, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब करने की जरूरत क्या है? व्हाट्स द रियल पे ऑफ? द पे ऑफ इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक अच्छा फोरकास्ट आपको बेहतर प्लान करने में मदद करता है। आपको पता होता है कि कितनी इन्वेंट्री रखनी है, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितने लोगों को हायर करना है और आपको कैश फ्लो मैनेज करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये आपको ब्लाइंड होके गाड़ी चलाने की बजाय हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ी चलाने में मदद करता है। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ये कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। इसकी अपनी लिमिटेशंस भी होंगी। टाइम सीरीज एनालिसिस का ब्लाइंड स्पॉट तो हमने देखा। और क्या गॉचस हैं? सबसे बड़ा गौचा तो यही है कि भविष्य फंडामेंटली अनिश्चित है। कोई भी मॉडल किसी ब्लैक स्वान इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई युद्ध, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का अचानक आ जाना। दूसरी बात, ये मॉडल्स पिछले डेटा पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके डेटा में ही कोई बायस है या डेटा क्लीन नहीं है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हिसाब है। सही बात है। आपको एक बहुत प्रिसाइज पर बहुत ही गलत जवाब मिलेगा। और आखिर में ये टूल्स चलाने वाले इंसान पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता होगा। एग्जैक्टली। ये टूल सिर्फ उतने ही स्मार्ट है जितना उन्हें चलाने वाला एनालिस्ट। एक अनुभवी एनालिस्ट जानता है कि किस मॉडल को कब इस्तेमाल करना है, और सबसे जरूरी, वो मॉडल के रिजल्ट को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करता। वो रिजल्ट को अपने एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस के फिल्टर से देखता है। एक पावरफुल टूल गलत हाथों में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ ये है कि बिजनेस फॉरकास्टिंग का मकसद परफेक्टली सही होना नहीं है, बल्कि कम से कम गलत होना है। ये कला और विज्ञान का एक बहुत ही फैसिनेटिंग मिक्सचर है, जहां साइंस आपको डेटा देता है, वहीं आर्ट आपको उस डेटा को इंटरप्रेट करने की विजडम देती है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा फोरकास्ट अक्सर वही होता है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों को मिलाता है। नंबर्स आपको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस और इंट्यूशन ये समझने में मदद करता है कि क्यों हो रहा है। अच्छा। डेटा आपको बताएगा कि सेल्स गिरी है, लेकिन आपका सेल्स हेड आपको बताएगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपेटिटर ने एक नया डिस्काउंट स्कीम लॉन्च किया है। आपको दोनों की जरूरत है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, हम एआई और मशीन लर्निंग के दौर में जी रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज इतने विशाल डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकती हैं और ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकती हैं जो इंसान कभी देख ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि भविष्य में फोरकास्टिंग में ह्यूमन जजमेंट का रोल क्या होगा? क्या ये खत्म हो जाएगा, या फिर इन पावरफुल एआई मॉडल से मिले कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स को समझने, उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में रखने और उनकी व्याख्या करने के लिए इंसान के एक्सपीरियंस और इंट्यूशन की भूमिका और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी?